नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। मैं सुशांत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म केजीएस पर। प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द एरर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ गिवन ब्लो द सेंटेंस। आपको बताना है सेंटेंस के किस भाग में एरर है प्यारे बच्चे, ये आपको बताना है। आपसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे, आपका पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, आपका यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि स्टूडेंट शुड टेक अप सच कोर्सेज ऑफ स्टडी विच विल। तो प्याजो जब भी सच आएगा तो सच के साथ विच नहीं आएगा, एज क्या आएगा प्याजो, एज विल फिट देम। तो याद रखना प्याजो यहाँ पर एरर कौन सा आ जाएगा, एरर हो जाएगा प्याजो आपका सी पार्ट में। सी पार्ट में एरर आ जाएगा आपका, सच के साथ क्या आएगा प्याजो, एज जोड़ा जाता है। आपने ये सारे के सारे नियम पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है आपका। मोहन सेज सीता विल डांस। तो प्याजो यहां पर देखो आपका मोहन सेज सीता विल डांस। ये क्या है प्याजो आपका, ये है हमारे पास सेज, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है आपका, और ये क्या आपका फ्यूचर का है। तो आप देखेंगे यहां पर ना सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पर है सैड, यहाँ पर सेज है, पॉसिबल नहीं। यहाँ पर सेज है और यहाँ पर वुड है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सेज है और यहाँ पर क्या है, विल है। यस, सेम रहेगा आपका आंसर, विल भी आ जाएगा सी आंसर। नो टेंस चेंज, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा, तो आंसर विल भी हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है सही रूप से स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। एकोमोडेट। अब देखेंगे प्याचो एकोमोडेट में क्या होगा, डबल सी आता है, डबल एम आता है। यहाँ पर डबल सी, यहाँ पर डबल एम नहीं है, यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर एम है, और यहाँ पर डबल सी, यहाँ पर डबल एम है। तो आंसर बिल भी हो जाएगा डी आंसर, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है प्याचे टू एडजस्ट करना, या प्याचे आपका प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड करना आपका। आपने सुना होगा एकोमोडेशन, ठीक है, सुना होगा आपने, शब्द आपने सुना होगा। तो आंसर बिल भी हो जाएगा सी आंसर। क्या सभी के आंसर सही आ रहे हैं? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्म वाच्य का मतलब है प्याचो पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है आपका। मैंने पत्र लिखा, सर एक्टिव है। यहां पर क्या है, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तुम पत्र लिखते हो, वह पत्र लिखता है। तो यहां पर प्याचो पैसिव किस में आ रहा है, कर्म वाच्य किस में आ रहा है आपका, मेरे पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखना होता है कौन सा अलग है, कौन सा ओड है। तो ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और ये क्या है प्याच आपका इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का शुद्ध उदाहरण है आपका। यण संधि का शुद्ध उदाहरण कौन सा है बताएंगे आप सारे के सारे बच्चे। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चे, जब हम ई उ और अणय के बाद प्यारे बच्चे कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो यहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर सी ऑप्शन को देखेंगे आप। सी ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये किसका है, पति, और क्या है प्यारे बच्चों, आगमन, पति आगमन। तो हम क्या बोलेंगे, पति आगमन को बोलेंगे पत्यागमन। तो प्याजो यही किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि को आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवीजन करेंगे। आंसर भी हो जाएगा सी आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे आपका सी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया। रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है आपका, कौन सा कारक है प्याजो, नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया प्याजो, मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है प्यारे, कर्ता कारक है। तो कौन सा कारक है यहाँ पर, कर्ता कारक है आपका। तो याद रखेंगे प्यारे, यहाँ पर है आप कर्ता कारक, नेहरू ने, तो क्या होगा, कर्ता कारक है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, 6 विद्यार्थी हैं हमारे पास। कितने विद्यार्थी, हम 6 विद्यार्थी हैं। 6 विद्यार्थी हमारे पास, JKLMNO। इसमें की बैठो एल ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन एन से कम किए, ओ ने केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए,
और यदि n ने o से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब n ने किससे अंक अधिक प्राप्त किए, o से अधिक प्राप्त किए, ठीक है। मतलब ये टोटल कितने हैं आपका 6 हैं, और o ने केवल एक से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब क्या है आपका जो n होगा, यहाँ पर n होगा पैचो, वो किसके बीच में होगा, वो 1 से 4 के बीच में होगा। वो किससे के बीच में होगा, वो 1 से 4 के बीच में होगा। सारे बच्चे याद रखें, वो 1 से 4 के बीच में होगा। फिर हमारे पास है पैचो, हमारे पास है k ने j से, k ने किससे आपका j से, k ने किससे अंक ज्यादा प्राप्त किए, j से प्राप्त किए, j से अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन n से कम किए, मतलब n से कम किए, n से कम किए। इसका मतलब क्या है आपका n से कम किए। और यहाँ पर है l ने o से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब जो l होगा, जो यहाँ पर l है, l ने o से भी अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्यारे मैं देख रहा हूं कि इन सब ने, मतलब n, k, j और l ने किससे अधिक अंक प्राप्त किया, आपका o से अधिक अंक प्राप्त किए सभी ने। तो इसका मतलब है ओ क्या है आपका, ओ ने केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, और वो एक व्यक्ति कौन सा होगा, निश्चित रूप से वो कौन सा होगा प्यारे, एम होगा। कौन होगा, एम। तो एम के क्या होंगे, सबसे अंक क्या होंगे, सबसे कम होंगे। आंसर बिल भी हो जाएगा ए आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है? तो आप इन क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, वैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद जो ज्ञात करते हैं प्यारे आपका, आप देखें क्या क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है आपका। तो जब इन सब चीजों को आप देखते हैं तो यहाँ पर जो लुप्त पद आएगा आपका, वो कितना आएगा, वो कितना आएगा प्यारे, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा प्यारे, वो यहाँ पर आ जाएगा 294। कितना आएगा प्यारे, 294। आंसर बिल भी हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, ए आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आप, डिफरेंस वगैरह देख कर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक काल्पनिक भाषा में निम्नलिखित शब्द कोड युग्म दिया हुआ है आपका। तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, लिन मोल किट का अर्थ है आपका लाल चमकीली प्रकाश। यहाँ पर टिल टिग लिन सैन का अर्थ है आपका सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर है आपका मोल सैन फिग। तो यहाँ पर हमने इसको पहला वाक्य मान लिया, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो जब हम पहले दूसरे को कंपैरिजन कर रहे हैं आपका, तो पहले दूसरे में कौन सेम है प्यार, पहले दूसरे में कौन सेम है आपका, लिन। और लिन का मतलब क्या है प्यार, यहाँ पर प्रकाश। तो हमने क्या किया प्यार, लिन को लिखा, लिन का मतलब क्या होगा, प्रकाश। हमने क्या लिखा आपका, प्रकाश लिखा, प्रकाश, ठीक है। फिर हम प्यार 2 और 3 को कंपैरिजन करते हैं। 2 और 3 को जब हमने कंपैरिजन किया तो क्या क्या सेम आ रहा है प्यार, सेन। यहाँ पर सेन सेम आ रहा है, सेन। और सेन का मतलब क्या है आपका, सूर्य। क्या मतलब है आपका, सूर्य। तो सेन का मतलब क्या है आपका, सेन का मतलब है आपका सूर्य। क्या आपका, सूर्य। तो अब आप देख रहे हैं प्यारे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेन का मतलब है आपका सूर्य, लिन का मतलब है प्रकाश। तो से किससे आया होगा, से किससे आया होगा, टिक से। टिक से क्या होगा, से आया होगा। तो हम क्या का आंसर कर देंगे, टिक। आंसर विल बी डी। क्या यही आंसर आ रहा है सारे बच्चों का? सीधे होकर बैठे, लंबी लंबी सांसें लें, और प्यारे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए। तो आप तुरंत क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे mv²। और आपने गतिज ऊर्जा को कितने गुना कर दिया आपका, 4 गुना। तो जब इसको 4 गुना कर देंगे, 4k कर देंगे, तो आपसे पूछेगा हाफ m b' और प्याचे ये इससे ये कर जाएगा, सब कर जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, b' क्या आ जाएगा प्याचे, 4k का रूट आ जाएगा, मतलब 4k मतलब 4 का रूट आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। ये हो जाएगा प्याचे 2 गुना। आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर बिल भी हो जाएगा 2 गुना। क्या यही आ रहा है आपका आंसर? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन है जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा क्या है, कारक है। आपसे पूछेगा विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध से बढ़ जाता है। यस, जो सीरीज में होता है प्याचे वो होता है NR, और सीरीज में जो भी रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यार श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न नहीं सर, श्रेणी क्रम में आप याद रखना, श्रेणी क्रम में जब भी मैं बात करूंगा श्रेणी क्रम में प्याचो जो धारा बहेगी प्रतिरोध में वो सेम बहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहां से आई बह रही है तो यहां से भी आई बहेगी, यहां से भी आई बहेगी। मतलब क्या है प्याचो, ये गलत है, ये गलत है, मतलब ए सही है आपका और आर असत्य है। तो हमारे पास 11 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। क्या आ जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछता है वायु में ध्वनि का वेग जल में ध्वनि के वेग से कम क्यों होता है। याद रखना प्यारे,
वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि जल का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस में होगा प्यारे? सॉलिड में होगा। सॉलिड के बाद किस में होगा? लिक्विड में होगा। और लिक्विड के बाद किस में होगा? गैस में होगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और निर्वात में क्या होगा? निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग शून्य होता है। ध्वनि का वेग शून्य होता है। इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यस, निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। तो 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, दो कथन है, वही बात है प्यारे बच्चे। चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंग, क्योंकि वहां पर ना एयर नहीं होती, साउंड वेव मूव नहीं कर पाती। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है और अंतरिक्ष में माध्यम अनुपस्थित होता है। यस, तो प्यारे क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो वेव का। तो प्यारे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक्सप्लेनेशन है किसका? आपका किसका? ए का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया है बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछेगा निम्नलिखित को क्या करेंगे प्याचो? संबंधित सिद्धांत, संबंधित सिद्धांत को सम्मिलित करना है। देखो, अपवर्तन का संबंध किसके साथ है? स्नेल्स लॉ के साथ है। बिल्कुल सही। परावर्तन का संबंध किसके साथ है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही। आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्याचो क्रांतिक कोण आता है। और समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? पार्श्व परावर्तन, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो मेरा हाथ दायां हाथ है वो बायां दिखाई देगा आपको दर्पण में, और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चे, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और चौथे का हो जाएगा डी। तो आंसर विल बी ए। क्या यही आंसर आ रहा है आपका? ए। हाँ ना में जवाब दें। क्या यही आंसर आ रहा है आपका? ए। हाँ ना में जवाब दें। यस नो, क्या यही आंसर आ रहा है आपका? ए आंसर आ रहा है यहाँ पर। यस, क्या आंसर आपका ए आ रहा है? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्वनि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिएगा। आपका ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। आपका निर्वात में क्या ध्वनि संचरित हो सकती है? नहीं हो सकती प्यारे बच्चे। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। असत्य बताना है आपको। आपको क्या बताना है प्यारे बच्चे? असत्य बताना है। असत्य, असत्य कथन है आपका, ये सही है। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। अभी बताया ठोस में सबसे अधिक होती है। जो प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, वो किस पर निर्भर करती है? एम्पलीट्यूड पे। यस, आपने देखा भी होगा प्यारे बच्चे, जब किसी मूवी में मान लीजिएगा सन्नी पाजी चिल्लाते हैं, जैसे एक मूवी थी घातक मूवी, मेरी बड़ा प्रिय मूवी है घातक, उसमें सन्नी बाजी जब चिल्लाते हैं आपका, है ना, देखा होगा आपने, और वो कहते हैं यह मजदूर गाते गातिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल लेता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े में पलने का शौक नहीं। तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चे, वहां पर एकदम से लाउडनेस बढ़ जाती है। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। ये भी सही है प्यारे बच्चे। अगला है हमारे मनुष्य के लिए आवृत्ति जो होती है प्यारे बच्चों, 20 किलो हर्ज से 200 किलो हर्ज नहीं होती प्यारे बच्चे। आवृत्ति होती है आपका 20 हर्ज से कितना होता है प्यारे बच्चे? 20,000 हर्ज तक होता है। 20,000 हर्ज। 20,000 हर्ज की जगह कभी कभी हम 20 किलो हर्ज भी लिख देते हैं। तो याद रखना आंसर ये होगा। तो ये गलत है प्यारे बच्चे, ये गलत है। मतलब आंसर बिल भी हो जाएगा आपका डी आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे डी आंसर। यही पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, असत्य कौन सा होगा? डी विल बी द आंसर। सारे बच्चे यही आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? जब प्यारे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो प्यारे जब ये अभिक्रिया को हम लिखते हैं आपका, तो यहां पर क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस है। यहां पर हम ले लिया पोटेशियम आयोडाइड 2Ki को ले लिया। तो यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर प्यारे लेड आयोडेट बन जाता है और Ki बन जाता है। यहां पर बन जाता है आपका लेड आयोडेट, PbI2 बन जाएगा, PbI2। और यहां पर बन जाएगा प्यारे क्या बन जाएगा आपका? KNO3। क्या बन जाएगा? KNO3 बन जाएगा। कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, 2KNO3। तो आप देख रहे हैं यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डबल क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चला गया यहां पर आपका, ठीक है, कहा, और ये चला गया यहां पर, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यहां पर कैसा अवक्षेप बनता है प्यारे बच्चे? अवक्षेप कैसा बनता है? पीला। यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना आपका, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है,
ये पीला बनता है, आंसर बिल भी हो जाएगा सी आंसर। तो आपने सुना होगा जो विस्थापन क्रिया, डबल विस्थापन क्रिया, आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब आपने पढ़ी है, तो आंसर आप कर सकते हैं, इजी था। नेक्स्ट है हमारे पास, आप जानते हैं आधुनिक पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं उसके संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, नहीं सर परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक। तो प्याचो ये तो बिल्कुल गलत है, तो मतलब पहला ही ऑप्शन हमारे पास गलत मिल गया हमें, आंसर बिल भी हो जाएगा ए। इसमें ऊर्ध्वाधर 18 होते हैं, यस ग्रुप 18 होते हैं, और पीरियड कितने होंगे 7 होते हैं। बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धात्विक गुण कम हो जाता है, बिल्कुल बाएं से जब दाएं जाएंगे आपका धात्विक गुण कैसे बढ़ता है, आपका धात्विक गुण ऐसे बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाएगा। किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजकता की संख्या क्या होगा आपका, या संयोजकता संख्या क्या होगा आपका, बढ़ जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जब नीचे जाएंगे आप। तो प्याचे जैसे लिथियम सोडियम में जाएंगे, सोडियम से हम कहाँ जाएंगे प्याचे, कहाँ जाएंगे समूह में नीचे, सोडियम से नीचे जाएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो सब में समान रहेगी। मान लो हम फर्स्ट ए ग्रुप में जा रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में, तो लिथियम में भी प्यारे बच्चे एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका, सोडियम में भी एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में भी एक है, सब में सेम रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। ए प्यारे बच्चे गलत है, गलत की पहचान करनी थी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर। 18 नंबर क्या है प्यारे बच्चे, आपको कॉलम मैच करनी है। तो जब आप कॉलम मैच करेंगे, कॉलम मैच करो जल्दी से, क्या कॉलम मैच कर रहे हैं आप, तो जब हम कॉलम मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखेंगे ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है आपका एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2 होता है एल्केन। ये क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारे पास एल्कीन, क्या है हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन का फॉर्मूला आता है CnH2n होता है, और ये क्या है प्यारे बच्चे आपका अल्कोहल है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे ए आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे ए आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है आपका ए आंसर, हाँ ना में जवाब दें, क्या आपका यही आंसर आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया, ए आंसर 18 का ए। 19 का क्या है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सह संयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित होगा, NaCl। तो प्यारे बच्चों Na में क्या होगा, Na में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाता है आपका, वो क्लोरीन के पास चला जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, और यहाँ पर बनता है आपका, यहाँ पर क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। ऐसे ही Mg में होता है। Mg में क्या होगा प्यारे बच्चों, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं Mg के, वो किसके पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या बनता है प्यारे बच्चों, M+2 2+ और O2- बनता है। यहाँ पे भी कोवलेंट का फॉर्मेशन होता है। CF2 में वैसे होता है। लेकिन जो मीथेन होता है ना, मीथेन में कार्बन के पास कितना है प्यारे बच्चों, 4 है आउटर मोस्ट में, और ये एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है प्यारे बच्चों, एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है प्यारे बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साझे से बनता है। तो आंसर बिल भी हो जाएगा डी आंसर। प्यार जो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग के कारण, साझे के कारण जो बंध बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्या यही आ रहा है आपका आंसर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है प्यार, नेक्स्ट हमारे पास है मानव शोषण तंत्र में वायु के अभिवहन। देखो मानव शोषण तंत्र में मान लीजिएगा सर ये आप हैं, ये आप हैं प्यार, सुंदर से आप हैं, कितने सुंदर हैं आप देखो। तो प्यार जब हम आपकी बात करते हैं, जब हम आपकी बात करते हैं और आपके शोषण तंत्र की बात करते हैं, तो आप देखें ये आपका क्या है, आपका ये आपका एयर पाथ होता है, एयर पथ होता है। यहाँ पर ये क्या होगा, एयर पथ होता है। ये यहाँ पर क्या होगा प्यार, एयर पथ होता है, ये एयर पथ है, ये आपके लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाएगा, हवा आपके नोस्ट्रिल्स में जाता है, कहाँ जाता है, नासा मार्ग में जाता है, यस नासा मार्ग, ठीक है। फिर आपका यहाँ फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ये ग्रसनी में जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होता है प्यार, आपका लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है लैरिंग्स। फिर प्यार ये जो भाग होता है ना, ये इसको विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, फिर ट्रैकिया में जाता है। फिर श्वास नलिका जो होते हैं आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर कहाँ जाता है प्यार, ये आपके लंग्स है, ये आपके लंग्स में जाता है। कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। तो आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए बी आंसर, यस बी विल बी द आंसर। तो आप देख रहे हैं 20 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछेगा फिनाइल कीटोन यूरिया जो होता है केरोगी मूत्र में उत्सर्जन होने वाला अम्ल है आपका। तो प्यार यहाँ पर क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज होती है आपका। और जेनेटिक डिजीज कैसी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, मतलब ऑटोसोम के साथ ये कैरी करती है। जेनेटिक डिजीज आपने सुनी होगी, वर्णनादता, कलर ब्लाइंडनेस, आपने सुना होगा प्यार जेनेटिक डिजीज में कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, हीमोफीलिया सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, ठीक है। आपने क्या सुना होगा प्यार, थैलेसीमिया सुना होगा, ये सब अनुवांशिक बीमारियां हैं।
तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, हमारी यूरिन के साथ क्या जाने लगता है आपका, फिनाइल पायरुविक एसिड जाने लगता है। तो आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चे आपको सुमेलित करने हैं, आपका सुमेलित करने हैं। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुमेलित करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ए बी सी डी करके नहीं है आपका, तो ये बड़े ध्यान से करना है आपको, देखो बड़े ध्यान से। और इसमें गलती के चांसेस मैक्सिमम है, गलती के चांसेस मैक्सिमम है। तो प्यारे आप सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे, आप सारे बच्चे याद रखें एडिनलिन। तो प्यारे एडिनलिन क्या होगा, एडिनलिन कब काम करता है, जब हमें क्या होगा 3F कंडीशन होती है, हमें क्या आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें प्यारे गुस्सा आता है, ठीक है, तो उस समय ये रिलीज होता है एडिनलिन, गुस्सा डर तनाव इन सब में होता है आपका। दूसरा आपका एस्ट्रोजन। प्यारे एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है प्यारे, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है आपका, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। फिर आता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होगा प्यारे, ये ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है। फिर आता है फिरोमोन्स। आपने देखा जानवर अपने यूरिन को पास करते हैं और अपने फीमेल साथी को अट्रैक्ट करने के लिए और प्यारे अपनी बाउंड्री डिसाइड करने के लिए। देखा होगा जो कुत्ता वगैरह होता है बार बार यूरिन पास करता रहता है, ठीक है, और यूरिन पास करके क्या करता है, वो अपनी टेरिटरी को बताता है। ऐसी शेर होता है, ऐसी टाइगर होता है, टाइगर भी अपनी टेरिटरी में घूमता रहता है और उसमें निशान छोड़ता रहता है। कभी कभी क्या करेगा, पंजे लगा देगा आपका पेड़ पे, है ना, तो ये सब होता है। जैसे सुअर होता है ना, सुअर पिग लेट के अपनी टेरिटरी बताता है, पिग कि ये मेरा इलाका है। तो देखा होगा आपने, जो पिग होता है, जो सुअर होता है, वो लेटता हुआ रहता है आपका, कहीं ना कहीं लेटता रहता है, तो वो लेट जो रहा है ना, वो यही बता रहा है। कुछ जानवर आपने देखा रगड़ मारते रहते हैं आपका, पेड़ों पे रगड़ मारते हैं, तो वो अपनी टेरिटरी को बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, पहले का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का बी। आंसर बिल भी हो जाएगा प्यारे, ए आंसर, ए विल बी द आंसर। क्या यही आंसर आप कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही आंसर आप कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल में ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजता है। देखो प्यारे ये आपका क्या है, आपका हार्ट है, आपका सुंदर सा हार्ट है। कितने चैम्बर होता है प्यारे, कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है ना। जब भी मैं कोई डायग्राम बनाऊंगा ना तो ये मेरा दायां भाग होगा, ये मेरा बायां भाग होगा। तो ये कौन सा भाग है प्यारे, हमारा दायां है, और ये कौन सा भाग है प्यारे, हमारा बायां है। यहाँ पर फेफड़े होते हैं आपके, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या होंगे प्यारे, ये आपके फेफड़े हैं। और यहाँ पर क्या होता है प्यारे, आपके उत्तक होते हैं या आपके अंग होते हैं, क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है सर। और जितने भी अंग होते हैं प्यारे, वो किससे मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। तो यार ना, जब भी सेल शोषण करेगा ना प्यारे, जब भी सेल शोषण करता है, वहां से इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड लेता है और इम्प्योर ब्लड को छोड़ता है। और ये इम्प्योर ब्लड क्या होगा प्यारे, छोटी छोटी वेन के द्वारा, छोटी छोटी सिरा के द्वारा इम्प्योर ब्लड कहाँ, एक बड़ी सिरा में आता है। उस बड़ी सिरा का नाम होता है महासिरा। देवों के देव कौन होते हैं, महादेव, सिराओं की सिरा महासिरा। अब ये सारा का सारा अशुद्ध रुधिर किस में आता है, आपका दाएं आलिन में, दाएं आलिन से जाता है दाएं नीले में, और दाएं नीले से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। और इसको ले जाने का काम करता है फुसफुस धमनी। कौन करता है प्यारे, फुसफुस धमनी करता है, फुसफुस धमनी इसको ले जाने का काम करेगा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और मात्र यही एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके पास कैसा रुधिर होता है प्यारे, अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर होता है इसके पास इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रुधिर को फेफड़ों में ले जाने का काम करता है। तो ये कौन सी धमनी होती है प्यारे, फुसफुस धमनी। तो इसको बोलते हैं प्यारे फुसफुस धमनी। आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्या यही आंसर आप सबका आ रहा है, ए विल बी द आंसर। क्या बोलेंगे इसको, फुसफुस धमनी। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, आपसे पूछेगा मिलान कीजिएगा, इसका मिलान करना है, आप सब बच्चों को इसका मिलान करना है। मिलान करेंगे हम। तो जो सेरिबेलम होता है प्यारे, सेरिबेलम जो होता है, ये क्या करता है प्यारे, हमारे शरीर के संतुलन को बनाता है। और प्यारे तो सेरिबेलम को मैच कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। ये चलने में, खड़े होने के लिए, संतुलन और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस प्यारे, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारी इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को, हमारी नींद को, पसीने को, इन सब को रेगुलेट करता है। हालांकि ये हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
लड़कियों में एक्टिव हो जाता है कभी कभी इमोशन सेंटर, एकदम से भावुक हो जाती हैं, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब जीने का क्या फायदा। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई साहब और गुस्सा करने लगती हैं, खाना नहीं खाती हैं, आप जिद करोगे तो शाम को भी नहीं खाती हैं। पुरुषों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। पुरुषों का जब भी घर पे झगड़ा होता है, पुरुष सबसे पहले खाना खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज खाना मिलने वाला नहीं है। मम्मी भी कभी कभी बोल देती है कि आज दूंगी तुझे मैं टिक्कड़। तो प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले खाना खाने का ही काम करते हैं, और हम इतने ईमानदार भी नहीं होते। हम घर से झगड़ा करके जाते हैं, लो नहीं खा रहा खाना, लेकिन बाहर जाके हम खाना खा के आ जाते हैं, और घर पे जब आते हैं तो ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हम कुछ खा के ही नहीं आए। याद रखना, महिलाएं ना आपके सामने खाएंगी ना आपके पीछे खाएंगी। जब आप व्रत रखते हैं, आप सुबह से शाम तक खाते हैं, लेकिन महिलाएं केवल एक समय खाएंगी जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। सेरिब्रम जो होता है प्यारे बच्चे, ये क्या होगा, इसके पास इंटेलिजेंसी सेंटर होता है प्यारे बच्चे। मतलब ये मेन काम क्या होगा इसका, ये इसका काम होता है प्यारे बच्चे, आपका मेमोरी सेंटर होता है, इसके पास इंटेलिजेंस सेंटर होता है, पुराने तजुर्बे से सीखने की क्षमता होती है, कैलकुलेशन का काम भी यही करता है, सबसे महत्वपूर्ण यही भाग होता है, इसको ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं। और प्यारे बच्चे याद रखना, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये आपके शरीर में जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है ना, आपका रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, उनको भी रेगुलेट करता है, साथ साथ हृदय की गति को रेगुलेट करेगा, श्वसन की गति को रेगुलेट करेगा, ये इन सबको रेगुलेट करता है। तो प्यार जो सारे के सारे मैच हैं, आपको क्या करना है, आपको देखना पहले के सामने कौन सा है चौथा, दूसरे के सामने कौन है तीसरा, तीसरे के सामने कौन है आपका पहला, और चौथे के सामने दूसरा। आंसर हो जाएगा बी आंसर, सारे बच्चे आंसर करेंगे बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उनका निवास स्थान है, किस जनजाति का निवास स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्यारे आप देखेंगे, फुलानी जो जनजाति है आपका, इसका निवास स्थान कौन है प्यारे, पश्चिमी अफ्रीका है आपका। याद रखेंगे, माओरी का निवास स्थान कौन है प्यारे आपका, इसका है आपका न्यूजीलैंड। और यूकाधिर का कौन सा है प्यारे, यूकाधिर का कौन सा है, याद रखेंगे प्यारे, इसका है कौन सा है आपका, साइबेरियाई टुंड्रा है आपका। और खिरगिज का कौन सा है, खिरगिज का कौन सा है प्यारे आपका, इसका 2 हो जाएगा, मध्य एशिया। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर। तो 25 का आंसर बी आ रहा है, क्या यही आंसर आपका आ रहा है बी आंसर? बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आपसे पूछेगा, हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा आपका। ठीक है, पहला कथन है प्यारे, पहला कथन है हमारे पास कि ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है आपका। ये पर्वतमाला सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के जल विभाजन का कार्य करती, नहीं सर, ये बनीरहार दर्रा और पीर पंजाल दर्रा इस पर्वतमाला में प्रमुख महत्वपूर्ण मार्ग है। यस, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका पहला और तीसरा। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जब हिमालय सर ने पढ़ाया होगा तो आपको ये डिटेल में पढ़ाया गया होगा। ए बिल्कुल आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे ए। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय हिमालय के हिमनदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद है, आपको बताना है सही या गलत है। दूसरा आपका बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। आप गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी के स्रोत है, यस सर। जेमू हिमगत सिक्किम में स्थित है, यस सर। पिंडारी हिमनद कुमाऊं हिमालय में स्थित है, यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी 4 के 4 क्या है, कथन सही है, सारे के सारे कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यार ना, पृथ्वी को कितने आपका 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे ज्यादा जो समय क्षेत्र है आपका वो कहाँ है, फ्रांस में है आपका 12, और रूस में कितने हैं आपके प्यारे 11 हैं। रूस में कितने हैं आपका 11। चाइना में भी 5 थे, लेकिन उसने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर रखा है आपका 1 को कर रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा क्या करती है भारत पाकिस्तान, ये ना ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों के लिए थी आपका, बांग्लादेश के लिए भी थी आपका, रेड क्लिफ जो थी आपका दोनों के लिए थी आपका। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की, बिल्कुल सही है, ठीक है। डोरंड रेखा आपका भारत अफगानिस्तान की है, और सर क्रीक इस पे विवाद चल रहा है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच की है आपका। यस, ये दलदली भूमि है आपका जिसपे विवाद चल रहा है। तो कौन कौन से प्यारे सही हैं आपका, तो याद रखेंगे हमारे सारे के सारे सही यहाँ पर, 4 के 4 प्यारे सही हैं, सभी 4 युग्म सही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभाव नगण्य नहीं होता है, अगर इसका 2 गुना है तो इसका 1 गुना इसका भी होता है। यस, ये नहीं है प्यारे। बसंत ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दौरान आते हैं आपका, ठीक है। तो प्यारे ये बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल सही है आपका।
हाँ, सारे के सारे बच्चे, ये बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चे, उपस्वर और अपस्वर की स्थितियां ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित नहीं करती। करती हैं प्यारे बच्चे, ये करती हैं, ये करती हैं। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चे? बी आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। तो प्यारे बच्चे, इसी के साथ आपका थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप मेहनत करते रहें। आपके 12 टेस्ट हो चुके हैं, लगातार आपके टेस्ट और डिस्कशन लगातार चल रहा है। थोड़ा सा हुआ था कि आपके टेस्ट का सॉल्यूशन लेट हुआ थोड़ा, लेकिन अब लगातार चल रहा है। हमारी तरफ से कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, और आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, और ना ही आप में कोई कमी है। सिलेक्शन के लिए आपके, मैं देखता हूं आपके जो क्वेश्चंस का आंसर देने का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। आपके अंदर कोई न्यूनता नहीं है। सिलेक्शन के सारे गुण आपके अंदर विद्यमान है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, निगेटिव लोगों से बातें ना करें, क्योंकि निगेटिव लोग आपको निगेटिव कर करके गर्त में पहुंचा देंगे, गड्ढे में पहुंचा देंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा आत्म प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका केजिस परिवार में, और आज हम लगाएंगे टेस्ट नंबर 12। चलो तो 12 नंबर सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आपके लिए। आए भाई, देखें पहला प्रश्न क्या है। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यजुर्वेद से जुड़े हुए कुछ कथन दिए हैं, आओ विचार करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। शुक्ल यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद केवल पद्य में उपलब्ध है। सही बात है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद हुआ जिसमें गद्य और पद्य दोनों लिखे गए, दोनों ही तरीके से जो मंत्र हैं उनको लिखा गया, जो श्लोक है उनको लिखे गए। लेकिन यजुर्वेद के अलावा सामवेद की बात करें, चाहे ऋग्वेद की बात करें, चाहे अथर्ववेद की बात करें, सभी के अंदर गद्य में रचनाएं हुई हैं, पद्य में नहीं। यजुर्वेद को 2 खंड में बांटा गया, एक को कहा गया कृष्ण यजुर्वेद और एक को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद। चले तो पहला कथन तो सही निकला। दूसरा देखते हैं। यजुर्वेद को मुख्य रूप से कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। बिल्कुल, यज्ञ जो यजुर्वेद है वो बना है यजु शब्द से। यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। यज्ञ करने की विधाएं जो हैं वो दी गई हैं यजुर्वेद के अंदर। तो ये वाली बात भी सही है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। बिल्कुल, कल भी हमने आपको बताया था, ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उन्हें होत्री कहा जाता है। जो सामवेद को पढ़ते हैं उन्हें उद्गाता, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है, और जो अथर्ववेद को पढ़ते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो 1, 2 और 3, तो लास्ट वाला अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। गुप्त काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग क्या कहलाता था? भुक्ति, विषय, ग्राम, विधि। विधि की जगह यहाँ पे शायद विधि शब्द आना चाहिए था, पर चले कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आया करता था भुक्ति। भुक्ति मतलब कह सकते हैं एक तरीके से प्रांत या राज्य। फिर इनके अंदर आया करता था विषय। विषय का मुखिया उपरिक हुआ करता था और भुक्ति का मुखिया राजन हुआ करता था। विषय मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से जिला। इसके अंदर ग्राम आया करते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था, और इनको सपोर्ट करने के लिए जो सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे, महत्तर। और जो ग्राम का समूह बनता था उसे विथि कहा जाता था, विथि। तो सबसे बड़ा भुक्ति हुआ करता था, और भुक्ति के मुखिया को राजन कहा जाता था, क्योंकि राजा इसको चलाया करता था। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्न को सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्टस प्रथा की शुरुआत, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, फ्रांसीसियों का पांडिचेरी में आगमन, और अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक अनुमति कब मिली? अच्छा ठीक है। कार्टाज प्रथा की बात करें तो कार्टाज प्रथा 1502 में पुर्तगालियों ने शुरू करी थी, जिससे हिंद महासागर पर उनका पूरा अधिकार हो गया था। यानी कि समुद्र के अंदर जो व्यापार है उस पर एक अधिकार पुर्तगालियों का हुआ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार की बात करें तो 1510 में अल्बुकर्क ने, जो बीजापुर के सुल्तान हैं, उनको हराया और गोवा को अपने अंडर में कर लिया। आगे जाकर के नीनो दा कुना आए और उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। बात करते हैं फ्रांसीसी, तो 1664 में फ्रांसीसी पांडुचेरी में गए और 1673
और 74 में इन्होंने पांडुचेरी को बनाया था। अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक अनुमति, तो स्वाले के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद में अंग्रेजों को 1613 में अनुमति दी गई थी। 1612 में स्वाले का युद्ध हुआ था। तो अब क्रम लगा लेंगे, तो सबसे पहले पहला ही है, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद ये वाला आ रहा है, चौथा है, इसके बाद तीसरा है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द ऊपरी कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऊपरी कर, तो इसको ऐसे याद कर लेना, ऊपर कर मतलब, ऊपरी कर मतलब होता है कि जितना लग रहा है वो तो है ही, तो ऊपर का मामला अलग से है। तो जो टैक्स लगा करता था उसके ऊपर अलग अतिरिक्त कर लगता था, उसको ऊपरी कर कहते थे किसानों के लिए। देखे जरा क्या है, एक प्रकार का उत्तराधिकार कर, गांव के किसानों पर लगाए जाने वाला एक अतिरिक्त भूमि कर, आयातित वस्तुओं पर लगने वाला बंदरगाह शुल्क, या स्थानीय व्यापारियों पर लगाए जाने वाला नगर कर। तो यहाँ देखें, गांव के जो किसान होते थे उनसे अलग भूमि कर, एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था, उसको कहते थे ऊपरी कर। चले आए, और जो किसान हल चलाया करते थे उन पे लगता था हल विकारा। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को किसने और कहां से गिरफ्तार किया? तो जंजीरा के सिद्धियों ने दाभोल से गिरफ्तार किया, या मुकर्रब खान ने संगमेश्वर से गिरफ्तार किया, औरंगजेब ने बीजापुर से गिरफ्तार किया, या दिलेर खान ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया। बात तो ये आती है कि शिवाजी महाराज के जो पुत्र हैं सांबाजी, उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया जा रहा है? 1680 के बाद में शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो 1680 में सांबाजी गद्दी पर बैठे थे। दूसरी ओर जो औरंगजेब का बेटा है सुल्तान मोहम्मद अकबर, वो राजपूतों के साथ मिलकर के खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है 1681 में। जब वो खुद को स्वतंत्र करता है तो औरंगजेब चाल चलता है। औरंगजेब ये चाल चलता है कि चिट्ठी लिखता है और कहता है, मोहम्मद अकबर बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुम राजपूतों से मिल गए, अब हम धीरे धीरे करके सारे राजपूतों को मारेंगे। और यह चिट्ठी वे राजपूतों के खेमे में भिजवा देता है। इससे राजपूतों को यह लगता है कि औरंगजेब का बेटा जिसका नाम मोहम्मद अकबर है वो हमारे साथ ना होते हुए औरंगजेब के साथ ही हमें तो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए राजपूतों ने मोहम्मद अकबर को अपने दरबार से निकाल दिया। अब मोहम्मद अकबर ना तो आगरा जा सके ना दिल्ली, और राजस्थान में तो कहीं उनके लिए ठिकाना बचा ही नहीं। तो अब जो मोहम्मद अकबर थे वे दक्षिण की ओर गए। उन्होंने सोचा मराठाओं से मदद मांगेंगे। जब वो दक्षिण आए तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र गद्दी पर बैठे थे संभाजी। तो संभाजी से आकर के अकबर ने सहायता मांगी, संभाजी ने उन्हें सहायता की भी। इसीलिए जो औरंगजेब है वह बोलता है, अच्छा हमने उधर से राजपूतों को भगाया, वहां से छुड़वाया पीछा, अब तुम इनका साथ दोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। तो वह संभाजी को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है। अब संभाजी को पकड़ा कहाँ जाता है? तो रत्नागिरी नाम की जगह है, वर्तमान में महाराष्ट्र वाले हिस्से में पड़ता है। तो मुकर्रब खान को भेजा जाता है और संगमेश्वर जो रत्नागिरी के पास है, अभी उसे वर्तमान में रत्नागिरी कहते हैं, वहां से 1689 में संभाजी को पकड़ते हैं और संभाजी को फिर औरंगजेब मृत्यु दंड देता है क्योंकि उसने औरंगजेब के बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर की सहायता की थी। तो जो मुकर्रब खां है उनको भेजा जाता है और वो संभाजी को पकड़कर लाते हैं। यहां देखें भैया क्या है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। ठीक है, एक तरफ हमें स्तंभ लिखे हैं, एक तरफ उन स्तंभ के अंदर क्या विशेषताएं ये दी गई हैं। तो रुम्मन देई रानी कारुबाकी का विलेख है, कर्माफी है इसके अंदर, या संग भेद है, क्या दिया गया है? तो रुम्मन देई ये जो लुम्बिनी है वहां लिखा गया था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, उसी के लिए। और कर माफी और राजस्व कमी की सूचना के बारे में रुम्मन देई में लिखा गया है। तो ए का हो जाना चाहिए 2, तो ए का हो गया अपने पास में 2। कौशाम्बी अभिलेख की बात करें तो ये रानी कारुबाकी ने लिखवाया था, जिसमें इनके पुत्र तीवर थे, इनकी जानकारी मिलती है। तो बी का होना चाहिए 1, तो बी का अपना 1 हो गया। सांची के स्तूप में संघभेद को रोकने का आदेश दिया। जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उनके समूहों को संघ कहा जाता था। संघ के अंदर भेदभाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा देखो संघ में जितने लोग हैं चाहे वो किसी भी उम्र के हों, है ना, चाहे कोई भी क्वालिटी रखते हो, सब इक्वल हैं, तो संघ भेद रोकना चाहिए। तो सी का 3, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, तो डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। आए अगला देखें, निम्नलिखित में से मोकाशा प्रणाली का सही वर्णन कौन सा है? मोकाशा, मोकाशा, मोकाशा जो है ये मराठाओं में यूज किया जाता था। मोकाशा जैसे उनके यहाँ जो जॉब कर रहे हैं तो कुछ लोग को तो सैलरी दे दी उन्होंने, और जिन्हें सैलरी नहीं दे रहे हैं तो जैसे मुगल काल में जागीरदार होते थे ना, ऐसे ही मराठा में मोकाशा होते थे। यानी कि आपको सैलरी के बदले एक जमीन दी जाएगी, उस जमीन से जो भी इनकम होती है वो आपकी होगी, बदले में आप हमें सेवा दोगे। तो धार्मिक संस्था नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांव दान में देना, तो ये अपना करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक पुस्तक गलत सुमेलित है? अच्छा, एक तरफ हमें लेखक दिए हैं और एक तरफ पुस्तक दी गई है, और हमें बताना है कि कौन सी इसमें गलत जोड़ी बनी हुई है। तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी थी जब वो 1930 में यूरोप की यात्रा पर गए थे। वीडी सावरकर जी ने 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, नहीं भाई साहब, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया डिवाइडेड नहीं लिखी। इंडिया डिवाइडेड जो है यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य, जो इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए लिखी थी। तो डी वाला जो है ना ये गलत सुमेलित है, ये तो सही सुमेलित है, ये वाले गलत सुमेलित है। आए अगला देखें, कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से कौन से विषय को प्रमुखता दी गई थी? तो 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे हैं, और मौलिक अधिकार की यहाँ पर डिमांड की गई है। तो मौलिक अधिकारों की घोषणा सही है। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं था। आर्थिक नीति का प्रारूप कैसा होगा, बिल्कुल इस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान की मांग हुई, नहीं, पाकिस्तान की मांग तो जो है वह 1940 लाहौर में अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करता है। और 1943 में कराची में जब अधिवेशन होता है तब मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन करो और छोड़ो का नारा देता है। तो ये वाली बात गलत है और ये वाली बात गलत है। तो 1 और 4 अपने सही हैं, सॉरी 1 और 3 अपने सही हैं। तो 1 और 3 अपना क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एकदम करेक्ट होगा। आए अगला देखिए क्या है, गुप्तोत्तर काल के दौरान भारत में बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? गुप्तोत्तर काल में, तो जब गुप्त वंश चल रहा था और जब उसका अंत होने को आया तो वहां पर जो बौद्ध धर्म है, जो गुप्त काल चल रहा है, उसमें बौद्ध धर्म की इतनी वैल्यू क्यों नहीं हुई, वो वैष्णव धर्म को क्यों मानने लग गए। जब गुप्त वंश आया तो उन्होंने बौद्ध भिक्षु जो रहे उनको सपोर्ट ही नहीं करा, उनके खाने पीने रहने उनको संरक्षण नहीं दिया था, इसलिए जो बौद्धिज्म है वो धीरे धीरे गुप्त में टूट गया। आओ देखें, आदि शंकराचार्य के दर्शन का उत्थान और प्रचार, हाँ ये भी रीजन है। बौद्ध धर्म के भीतर वज्रयान शाखा का अत्यधिक कर्म कांडों और तांत्रिक प्रथाओं को अपनाना, ये भी कारण है। यही एक कारण हुआ कि जो विक्रमशिला है, जो धर्मपाल जी ने बनवाई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो क्यों फ्लॉप हो गई, क्योंकि उसमें वज्रयान संप्रदाय की पढ़ाई होती थी। वज्रयान संप्रदाय ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय होता है जो जादू, टोना, वशीकरण, इस टाइप की चीजों में एक्टिव रहते हैं। तो यही रीजन हुआ कि जो राजा लोग हुए उन्होंने विक्रमशिला को सपोर्ट नहीं करा। बौद्ध विहारों को शाही संरक्षण का पूर्ण रूप से समाप्त होना, कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण अहिंसा के सिद्धांत को कम महत्व दिया जाना। तो यहाँ देखें, जो प्रमुख कारण पूछा गया है वो ये था कि बौद्ध विहार जो है, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं, उन्हें बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया गया था, सब खत्म हो गया था। राजा की तरफ से कोई भी उनको वैल्यू नहीं दी जा रही थी। चले आए अगला देखें, एक सेकेंड आगे तो नहीं ज्यादा, और 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, ठीक है, सही बात है। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, नहीं, ये भी कैनिंग के समय हुई थी। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई, ये भी कैनिंग के समय हुई थी। तो 2 बिंदु यहाँ पर गलत हैं, ये वाला बात गलत, ये वाला बात गलत। तो सही कथन हमको चुनना है, सही कूट चुनिए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही, केवल एक ही इसमें क्या है, सही है। आए
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगम एकमात्र ऐसा जिसका ग्रंथ तोल्कापियम आज उपलब्ध है। अच्छा, संगम काल का एकमात्र ग्रंथ लिखना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए संगम काल जब चेर चोल पांड्य जब आप पढ़ते हो तो संगम काल चले, और इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि संगम का मतलब होता है मिलन। तो जो तमिल कवि थे उनका मिलन हुआ यहाँ पर, तो तमिल कवियों की मीटिंग होती थी तो उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो जो तोल्कापियर हैं उन्होंने तोल्कापियम लिखा, और तोल्कापियम तमिल व्याकरण मिलता है ना, तमिल व्याकरण की जानकारी है, और वहीं से हमें संगम काल की जानकारी भी मिलती है। हालांकि नक्किरूर भी रहे, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वह प्रमुख ग्रंथ में नहीं आता। तो एलांगो आदिगल है, और पट्टिकल है, और क्या कहते हैं कणेकलक्कू है, और ये हमारा कपाटपुरम में लिखा गया तोल्कापियम है। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है जो हमें संगम वंश के बारे में बताते हैं। तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय संगम, तो कपाटपुरम में जो द्वितीय संगम हुआ था, द्वितीय मीटिंग हुई थी, संगम का मतलब मीटिंग हुई थी, वहां पर जो अध्यक्षता है वह ऋषि अगस्त के बाद में तोल्कापियर ने करी थी, जिन्होंने तोल्कापियम लिखा था। ठीक है, आए अगला देखें, फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग, तो फ्रेजर आयोग क्यों बनाया गया? फ्रेजर आयोग जो है ये क्यों बनाया गया? पुलिस सुधार के लिए, श्रमिक स्थिति के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए। तो देखिए भारत के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक माना जाता है। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाया था 1793 में, जिसके चलते पूरा पुलिस विभाग, उनका प्रशासनिक ढांचा सब तैयार किया गया। लेकिन जब ये चीजें आगे चली तो बिगड़ने में लग गई। फिर 1902 और 1903 में जाकर के पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग बनाया गया, 1902 और 1903 में। ठीक है, आए अगला देखें क्या प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने बनाई है। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बनाई है। अवध किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये भी सहजानंद है नहीं, यहां पर जो तीसरा आप सॉरी, यहां पर आप जो तीसरा पॉइंट देख रहे हो कि अवध किसान सभा, तो सहजानंद, ये दोनों तो सही है, ये सहजानंद ने नहीं बनाई थी, बाबा रामचंद्र ने बनाई थी। अच्छा, बाबा रामदेव मत कर लेना, बाबा रामचंद्र के द्वारा बनाई गई। तो तीसरा पॉइंट तो यहाँ गलत हो गया। तो 1 और 2 वाला कथन जो है वह सही है, और हमें सही वाला ही कथन चुनना है। आए अगला देखें, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलो देख लेते हैं। हर्ष ने प्रयाग में एक बड़ी धार्मिक सभा आयोजित की जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। सही बात है, जो हर्षवर्धन है यह धर्म सभाएं करवाया करता था प्रयाग में भी और कन्नौज में भी। और ये पहला सेंटेंस तो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखें, चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 के आसपास आए थे, लगभग 644 तक भारत में रहे थे, और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी सियुकी। सही बात है, सियुकी नामक विवरण लिखा, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। हर्षवर्धन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। ये वाली बात गलत है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसकी जानकारी एहोल प्रशस्ति से मिलती है, जो 618 में रवि कीर्ति जैन ने लिखा था। सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं ना तो शब्द भी निकलना बंद हो जाते हैं। चले, तो प्रशस्ति से जानकारी मिल रही है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया और नर्मदा नदी के किनारे हराया, इसीलिए नर्मदा जो है वह दक्षिणी सीमा बन गई थी हर्षवर्धन की। तो तीसरा गलत है इसमें। तो 1 और 2 केवल 2 ही सेंटेंस क्या यहाँ पर सही हैं। आए अगला देखें, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किस वर्ष किया? बहुत बढ़िया, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जापान भी कूद पड़ा इसमें, और ब्रिटेन की ओर से सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका। तो अमेरिका का एक नौसैनिक बेड़ा मान लो जो प्रशांत महासागर वाले हिस्से में पर्ल हार्बर था, 1941 में जापान ने उस पर अटैक कर दिया, और जो उनका नौसेना से जुड़ा हुआ पूरा एक नौसैनिक बेड़ा बना हुआ था उसको नष्ट कर दिया था। आए अगला देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औपनिवेशिक सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो भाई जब अमेरिकी स्वतंत्रता चल रही थी तब चल रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, सबने नाम सुना होगा इनका, जॉर्ज वॉशिंगटन क्या है करेक्ट आंसर। आए अगला देखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित
राष्ट्र संघ जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, और फिर बाद में धीरे धीरे करके जर्मनी और इटली ये सब लीग ऑफ नेशन को छोड़ देंगे। क्यों ये मैनेज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय पावर में चल रहा था अमेरिका, आया ही नहीं लीग ऑफ नेशन में सपोर्ट करने। देखें, अमेरिका का इसमें शामिल ना होना, जर्मनी की अत्यधिक सैन्य शक्ति, फ्रांस और ब्रिटेन का गठबंधन टूट जाना, रूस का समाजवादी बन जाना, नहीं, इसमें अमेरिका जो है इसने आकर के सपोर्ट ही नहीं करा था। चलें अगला देखें, निम्नलिखित प्रांतों का उनकी राजधानियों से सही मिलान कीजिए। कर लेंगे। तो भाई अशोक के समय में 5 प्रांत हुआ करते थे राजधानी को मिला करके, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो 4 दिशाएं। इन 4 दिशाओं में इसके 4 प्रांत थे और एक राजधानी थी। अब 4 प्रांत दिए, उनकी राजधानी बतानी है। तो अवंती राष्ट्र, उत्तरापथ, उज्जैनी, ठीक है। तो अवंती राष्ट्र जो है इसके उत्तर वाले हिस्से में, बेसिकली यहाँ पे उत्तरापथ शब्द नहीं आएगा, अवंती के उत्तर वाले हिस्से की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण वाले हिस्से की राजधानी महेशमती थी, ठीक है। उत्तरापथ तो अपने आप में ही अलग है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तक्षशिला होती थी। उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यही आगे जाकर के जीटी रोड भी बनेगा जो अफगानिस्तान से शुरू हो जाता है, चटगांव तक जाता है। चले, कलिंग की बात करें तो जब कलिंग पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो तोशाली को अपनी पूर्वी प्रांत बनाया। दक्षिणापथ की बात करें, दक्षिणापथ श्रावस्ती से लेकर के पैठन तक जाया करता था। पैठन को पृष्ठपूर्वी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है, और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी होती थी। और आपको बता दें स्वर्णगिरी अशोक के समय में या मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कहलाती थी। तो ये तो मैं सीधे सीधे से ही दिख रहे हैं, अवंती की उज्जैनी, उत्तरापथ की तक्षशिला, कलिंग की तोशाली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। तो एक का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो पहले ऑप्शन अपने पास दिया गया है। अगला देखें, अगला क्या है भैया, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार के संदर्भ में चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कथन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं। सही बात है, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो केवल हमारे लिए दिए गए हैं क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं। मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है और संसद इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, गलत बात है। 368 में कहा गया है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मौलिक अधिकार में बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो दोनों कथन गलत, कथन सही, दोनों कथन सही, केवल एक कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के मुख्य न्यायाधीश में, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संसद या राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उसका जो भी मेंबर होगा, कितने मेंबर होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने की बेंच बनेगी, ये सारी पावर जो है वह राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति ना हो तो ऑप्शन में, फिर हम संसद की ओर जाते। अगला देखें क्या है भाई साहब, यहाँ पर संसद में विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चले कर लेते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, सही वाली बात है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद अस्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। आओ अगला देखें, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। अगर अंदर कोई समस्या है तो भी आपातकालीन हो जाती है स्थिति। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर घोषित किया जाता है कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। पहली वाली बात तो जो है वो ठीक नहीं है, दूसरी वाली बात जो है ये आंशिक रूप से सही है। अब इसको अपन सही में डालें कि गलत में डालें, है ना। चले, तो यहां पर केवल 2 कथन सही है। अगला देखें, देखिए अगला प्रश्न, संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संघ लोक सेवा आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग
दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं, बिल्कुल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तो भैया सही बात है, जो अगर हो सकता है 5 वर्ष चल रहा हो और वो 65 का हो जाए तो भी उन्हें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। दोनों ही कथन सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं। आए अगला प्रश्न देखें क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है और नजर देखते हैं इस पे। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो राज्यपाल से संबंधित कथन है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर पद धारण करता है। सही वाली बात है, ठीक है। राज्यपाल राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा को कम या निलंबित या माफ कर सकता है, लेकिन वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्युदंड जो है वह तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है माफ करना। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल मतलब राज्य के लिए ये राष्ट्रपति के तौर पर ही काम करते, यूं मान लो, ठीक है। तो महाभियोग नहीं लगाने की आवश्यकता होती, तो ये वाली बात यहाँ पर क्या है, गलत है। तो सी वाला अपना कथन गलत होगा। अगला देखें, नए राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में किस प्रकार के बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है? नए राज्यों के प्रवेश या गठन, कोई नया स्टेट बन रहा है तो उसके लिए अगर हम विधेयक पास कर रहे हैं तो किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए? तो सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत, सदन में जितने लोग हैं सभी इस बात के लिए सहमत हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का विशेष बहुमत 2/3, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुष्टि। नहीं, ऐसा नहीं है। मतदान करने वाले जो सदस्य हैं अगर उनका भी हमको एक बहुमत मिल जाता है साधारण तौर पर तो भी हम गठन कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आए अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत वाला चुनना है अपन को। इन पर हमेशा ध्यान देना, कई बार हम सत्य असत्य पढ़ने में गलती कर लेते हैं तो पता चला कि सत्य वाला लगाए जा रहे हैं, असत्य लगाना था, तो इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राज्यपाल संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को समाप्त कर सकता है। नहीं, जो विधानमंडल है वह राज्य स्तर के लिए काम नहीं करता, तो विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। ये वाली बात तो गलत है। बाकी देख लेते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सही बात है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ये वाली बात सही है। तो जो विधानमंडल वाली बात है ये गलत है। आए अगला देखें, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। तो हमें देखना है क्या कथन और कारण सही है और क्या कथन जो लिखा है उसका जो कारण दिया गया है वो उसका स्पष्टीकरण है भी कि नहीं। तो कथन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। सही वाली बात है। राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियां केवल नाम मात्र की होती हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये वाली बात भी सही है। तभी तो राष्ट्रपति के पास भले ही सबसे ज्यादा पावर है पर फिर भी दिखता अपन को प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति का तो कई बार लोगों को नाम नहीं पता होते, जबकि प्रधानमंत्री का पता होगा। तो दोनों बातें सही हैं और कथन को एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन देखें, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। ए गलत है लेकिन आर सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, बिल्कुल। आर जो ये वाला कथन है ना, इस वाले कथन को एक्सप्लेन करता है, तो ये वाला अपना करेक्ट होगा। आए अगला देखें, दल बदल विरोधी
कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? यानी कि कोई भी जो नेता है वह अपने दल को बदल सकता है। जैसे मानो कोई कांग्रेस में, उसने कहा नहीं अब तो हमें जाना है बीजेपी में, तो बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब संविधान के अंदर 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1985 में, तब उन्होंने कहा देखो अगर दल बदल कर रहे हो ओके, कांग्रेस से जा रहे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सदस्यता भी है भाई साहब और बीजेपी की भी नहीं, किसी एक की तो तुम्हारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 10वीं सूची के अंदर दल बदल के लिए नियम कानून जो है वो दिए गए हैं। आए अगला देखें, तरलता जाल वह स्थिति है। तरलता जाल वह स्थिति है। तरलता जाल मतलब कि लिक्विडिटी ट्रैप। तो देखें इसमें होता क्या है, पहले ऑप्शन देखते फिर समझाते हैं। ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं, लोग भविष्य की कम ब्याज दरों की प्रत्याशा में बॉन्ड खरीदते हैं, ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, सरकार अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती। तो लिक्विडिटी ट्रैप तब बनता है जब मान के चलते हैं कि जैसे हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम कार खरीदने गए तो हमने कार लोन के बारे में पता किया, उसने कहा कार लोन आपका 9% चल रहा है, तो हमने कहा ठीक है थोड़ा सस्ता होगा हम तब खरीदेंगे। अब मान के चलो कि मार्केट में ऐसी परिस्थिति है कि कार लोन चल रहा है 3% 4%, उसके बाद भी लोग कार खरीदने नहीं आ रहे, यानी कि ब्याज दरें बाजार में कम कर दी गई हैं, उसके बाद भी लोग कोई सामान लेने नहीं आ रहे। और जब ब्याज दरें लोगों पर इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो खराब हो गई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो ब्याज दरें ऊपर नीचे करके ही मैनेज की जाती है। और जब ब्याज दरों का कोई असर ही नहीं है, चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो, जनता टस से मस नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुके हैं। तो लोग भविष्य की कम ब्याज दरों की प्रत्याशा, ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ब्याज दरें कम होने के बाद भी लोग कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी काम ही नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति को तरलता जाल कहा जाता है। आए अगला देखें, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे HDI कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत शामिल नहीं है? HDI जो है ये बताता है कि किसी भी देश के जो मानव है वे कितने डेवलपमेंट है, कितने डेवलपमेंट में है, कितने डेवलप हो चुके हैं, उनका जो दिमाग है वो कितना क्या चल रहा है ना, उनका जो जीवन है वो कैसे चल रहा है। तो ये 3 बातों पर डिपेंड करते हैं। किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, किसी भी देश का एजुकेशन कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, और किसी भी देश के अंदर जीवन प्रत्याशा कितनी है। जैसे भारत की बात करें तो 65 से 68 जीवन प्रत्याशा, यानी कि नॉर्मल इंसान 68 साल तक जीता है, एवरेज निकालते हैं। ये 3 बातों पर डिपेंड करती है, जबकि यहाँ 4 बातें दी हैं। आओ देखते हैं क्या है। जीवन प्रत्याशा बिल्कुल, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि कैपिटा पर इनकम, जन्म के समय मृत्यु दर, तो ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है जो HDI को बताता हो। शिक्षा के वर्षों का औसत प्रत्याशित, बिल्कुल। तो ये तीनों ही बातें HDI को तय करती है और बताती हैं कि कोई भी कंट्री कितनी डेवलप है। अगला देखें, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत कितने प्रकार के टैक्स स्लैब हैं शून्य को छोड़ करके? तो वैसे तो 5 टैक्स स्लैब हो जाते, पर उसने कहा शून्य को छोड़ करके, तो शून्य हमने अगर छोड़ दी तो 5, 12, 18, 28 लग्जरी चीजों पे 28 लगेंगे। तो 5, 12, 18, 28 कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 टैक्स स्लैब होते, लेकिन अगर ये 0 को भी इंक्लूड करते तो 5 हो जाते। और उसने क्या रखा है ना, 0 दर को छोड़कर। बेसल मानदंड किससे संबंधित है? बेसल मानदंड पर्यावरण संरक्षण से, हवाई यातायात नियंत्रण से, बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन से। तो बेसल मानदंड जो है इनके ये 3 पिलर हैं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक्स कनेक्ट हैं आपस में उनका मैनेजमेंट किया जा सके। तो बैंक से संबंधित है बेसल मानदंड। आए अगला देखें, स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ आर्थिक ठहराव, निम्न मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी के साथ में तीव्र आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी और उच्च आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम स्टैगफ्लेशन समझते हैं होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन, क्योंकि स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन से ही जुड़ा हुआ है ना। फिर आप तय करना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की यानी कि मुद्रास्फीति की, तो इन्फ्लेशन 2 तरीकों से हो सकता है। इन्फ्लेशन 2 तरीके से कैसे हो सकता है? एक है डिमांड पुल,
यानी कि जनता डिमांड कर रही है, इस वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ रही है। अब जैसे मानो आपने देखा होगा सर्दी में गर्म कपड़े महंगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जनता डिमांड कर रही है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कई धार्मिक मेले वगैरह लगते हैं, वहां अगर हम चले जाएं तो वहां जो चाय 10 रुपए की है वो 30-40 का बेच रहे हैं उस जगह पर। जो चीज जैसे दिवाली आई थी, हमारे यहाँ पे भी दिवाली पे इतनी लंबी माला 80-80 रुपए की एक बेच रहे हैं। 80 की एक, इसमें क्या है? दिवाली के दिन, बाकी दिन देखो वो आपको 20 और 30 में मिल जाएगी। यानी डिमांड है उस दिन, तो डिमांड पुल की वजह से प्राइस ज्यादा होती है। प्राइस ज्यादा का मतलब ही होता है महंगाई। एक होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इसे समझें। ये कॉस्ट पुश क्या होता है? कॉस्ट पुश मतलब कि जैसे माला है, अब माला के लिए फूल का जो प्रयोग कर रहा है वो मार्केट में ही महंगा आ रहा है। आप खरीदें ना खरीदें, आप डिमांड करें या ना करें, उसकी जो लागत है, लागत कह रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वही महंगा आ रहा है। जैसे मान के चलो कि ये कोई एक मार्कर है, पहले 20 रुपए का आता था, अब ये हो गया 30 रुपए का। क्या हो गया? 30 रुपए। प्राइस बढ़ गई, यानी कि महंगा प्रोडक्ट है, यानी महंगाई आ गई। लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी। कोई कस्टमर आके ऐसा नहीं कह रहा था कि हमें एक की जगह 10 मार्कर दो, नहीं, वो एक ही मांग रहा है। तो फिर महंगा क्यों? इसमें जो प्लास्टिक लग रही है, इंक लग रही है, फाइबर लग रही है, मार्कर के अंदर सारी चीजें लगती है ना, तो वो महंगी हो गई हैं। इस वजह से मजबूरी में कॉस्ट पुश हुआ है और वस्तु क्या हुई? महंगी। तो यानी कि जब कॉस्ट पुश की वजह से महंगाई आती है तो फिर उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है हिंदी में से, जनित मंदी। यानी कि ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें महंगाई भी बढ़ती है और बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? मैं महंगाई तुमने देख ली कि कॉस्ट पुश हो गया इसलिए महंगाई हो गई, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही इसमें? तो इसको ऐसे समझो, एक मार्कर था, उसकी प्राइस 20 रुपए थी पहले, तो 100 रुपए में अपन 5 लेकर के चले आ रहे हैं। अब उसकी प्राइस 50 रुपए हो गई, तो 100 रुपए में 2 ही आएंगे। हम मानो टीचर हैं, हम मार्कर खरीदने जाते हैं, हमने दुकानदार भाई साहब से कहा कि हमको मार्कर दे दो 5, तो उन्होंने कहा 5 मार्कर चाहिए? बहन जी मार्कर महंगे हो गए, अब तो 100 रुपए में नहीं आ पाएंगे, और हम तो हमेशा 100 के खरीदते थे। तो मैंने कहा था 2 दे दो। तो देखो यहाँ पर डिमांड क्या हो गई? डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है ना, प्राइस ज्यादा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो कम हो गई क्योंकि प्राइस ज्यादा है। तो देखो डिमांड ज्यादा नहीं है, डिमांड तो कम ही है। अब डिमांड कम है, पहले हम खरीद रहे थे 5 मार्कर, अब खरीद रहे हैं 2। तो ऐसे और भी तो लोग होंगे जो 2 ही खरीद रहे होंगे महंगाई की वजह से। तो अब सोचो यहाँ पर जो फैक्ट्री वाले हैं जिनसे ऑर्डर लिया जाता था, तो पहले ऑर्डर जा रहा था 1000 मार्कर का, अब तो ऑर्डर 100 का ही जा रहा है। तो वो क्यों बनवाएगा 1000 मार्कर? तो जब 1000 मार्कर नहीं बनवाएगा तो मार्कर बनाने वाले इसकी फैक्ट्री में क्यों काम करेंगे? और जब मार्कर बनाने वाले फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा, तो आ जाएगी बेरोजगारी। इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब आएगा तो बेरोजगारी जो है वह भी बढ़ेगी। तो कॉस्ट पुश में क्या होता है? प्राइस तो बढ़ती बढ़ती है, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, चले जी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस भी ज्यादा है और लोग खरीद भी नहीं रहे हैं, मतलब कोई डिमांड नहीं है, प्राइस कॉस्ट पुश की वजह से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, चले अगला देखें। टैगा या शंकुधारी वन किस प्रकार के बायोम का उदाहरण है? शंकुधारी वन, शंकुधारी मतलब ऐसा शंकु जैसा आर्किटेक्चर बनाते होंगे पेड़, इसीलिए ये शंकुधारी पेड़ कहलाते हैं। ये शंकुधारी जैसे बन क्यों गए हैं? क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो वो पेड़ों पर जम न जाए, इसलिए पेड़ों ने अपना आकार ही कौन की तरह कर लिया है, ताकि जब ऊपर से बर्फ गिरे तो नीचे लुढ़क जाए। तभी तो जितने जम्मू कश्मीर साइड चले जाना या आप ऐसे इलाके में जाना जहाँ बर्फ गिरती हो, जैसे कि मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, तो आपको जो घर है ना उनकी छत ऐसी मिलेगी। क्यों है ऐसी छत? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो नीचे गिर जाए। अगर फ्लैट रहेगी तो बर्फ इकट्ठी होती जाएगी, जिससे दबाव बढ़ेगा छत के ऊपर, वो टूट भी सकती हैं। इसीलिए पेड़ भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, खुद को ऐसे आकार दे देते हैं, यानी ठंडा इलाके में पेड़ होंगे ये। तो शंकुधारी जो है वह शीतोष्ण या समशीतोष्ण में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चल अगला देखें। एज इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? एज इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? चले, तो
तो एज इफेक्ट क्या होता है, जंगल की आग का प्रभाव होता है, कोई किसी प्रजाति के प्रजनन दर में कमी या पर्यावरण में प्रदूषण का प्रभाव। 2, परिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और सांद्रता का बढ़ना। एज इफेक्ट का मतलब यह है कि एक जंगल है, उसमें पेड़ भी बहुत ज्यादा, उसमें घास जो छोटी छोटी सी हैं वो भी बहुत ज्यादा है, यानी कि दो टाइप की यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वैरायटी मान लो, एक पेड़ भी है और छोटे छोटे पौधे भी हैं, ये मिलकर के जंगल को घना कर देते हैं। अगर केवल पेड़ ही पेड़ होंगे तो घना नहीं होगा जंगल, क्योंकि पेड़ की जो लकड़ियां हैं वो नीचे से थोड़ी ना उसमें पौधे उगाते हैं। मान के चलो कि मैं यहाँ पर पेड़ बनाऊं, एक यहाँ पर पेड़ बनाऊं, एक यहाँ पर पेड़ बनाऊं, तो जंगल ऊपर तो घना दिखेगा लेकिन जंगल नीचे घना नहीं होगा। नीचे घना वो तब बनता है जब यहाँ पर घास भी उग जाती हैं। तो 2, परिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और सांद्रता का बढ़ना ही एज इफेक्ट कहलाता है। अगला देखें, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते, वे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो सकते हैं, वे जो खाद्य श्रृंखला में जमा होते हैं, या फिर वे जो केवल वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो जो जैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं ना, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट करेक्ट होगा अपना। आए अगला देखें, क्या है, इन सीटू नहीं होगा, चलो इसे स्यूट भी कही जाता है, कई जगह कहा जाता है। इन सीटू संरक्षण के उदाहरणों में शामिल हैं। तो सबसे पहले समझ लें इन सीटू क्या है, आराम से समझ आ जाएगा आंसर क्या होगा। इन सीटू का मतलब होता है कि आपके जो नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर हैं, बायो रिजर्व हैं, इनके अंदर जो जीव जंतु है ना, तो उन्हें कोई कमरा नहीं दिया जाएगा, एक कमरा बना दिया उसमें जाकर के आप बंद हैं, नहीं, उन्हें एक प्राकृतिक आवरण दिया जाता है। जैसे शेर है तो बाकायदा उसको एक जंगल का एरिया दिया जाएगा बहुत बड़ा, जिसमें उसे ये लगे कि वो जंगल के अंदर ही है, चिड़ियाघर की तरह नहीं कि कमरे में बंद कर दिया एक, है ना। तो इन सीटू का मतलब ही होता है कि जो जीव जंतु हैं उनको प्राकृतिक आवरण दिया जाए जिसमें वो पले बढ़े। तो राष्ट्रीय उद्यान में देना संभव है, बिल्कुल। वन्यजीव अभ्यारण्य में देना है संभव, बिल्कुल। बीज बैंक का तो संबंध ही नहीं है। चिड़ियाघर इतना बड़ा नहीं होता, और चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो कमरे से बाहर नहीं घूमते कि प्राकृतिक आवरण में रहते हो, वो कमरे के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो 1 और 2 सेंटेंस जो है इसमें वो सही होंगे। आए अगला देखें, ई कचरा के प्रबंधन के लिए भारत में कौन सा नियम सिद्धांत लागू होता है? ई कचरा को ई वेस्ट भी कहा जाता है, ई वेस्ट भी कहा जाता है, जो भी मतलब कचरा निकल रहा है उसे हमने बाहर फेंक दिया। 2016 में बेसिकली ये आया और 2018 में इसको संशोधित किया गया, कुछ नियम कानून और इसमें बनाए गए। तो इसमें क्या क्या रखा गया देखे जरा। अपशिष्ट से ऊर्जा सिद्धांत, वेस्ट टू एनर्जी नहीं, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें सिद्धांत नहीं, ये भी नहीं होता। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इसको ई कचरा के अंदर रखा गया है। नीलगिरी तहर की गणना से संबंधित तथ्यों पर विचार कर लेंगे। केरल और तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कुल संख्या 2668 दर्ज की गई है। बिल्कुल नीलगिरी वहीं पड़ती है, वेस्टर्न घाट और जहां पर पूर्वी घाट मिलते हैं, इनके मिलन बिंदु को ही हम नीलगिरी कह सकते हैं। और नीलगिरी नोट भी इसको कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और यहाँ की कुल जो संयुक्त गणना की गई है लोगों की, ठीक है, यह है दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र पर्वतीय खुरदरा प्राणी है। बिल्कुल, तो जो तहर है ये नीलगिरी में ही पाया जाता है। बिल्कुल सही वाली बात हो गई भाई। तो 1 और 2, ए और बी ये रहा कथन ए, कथन ए कथन बी दोनों सही हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, 10 डिग्री चैनल, अरे ये तो बता ही दोगे यार। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूहों को अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है उनको अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। चलें फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से निकलकर गंगा नदी में सीधे जाकर मिलती है? दामोदर नदी की बात करें तो ये हुगली में मिलेगी।
कैन नदी की बात करें तो यमुना में मिलेगी। सोन नदी की बात करें तो पटना में जाकर के ये मिलती है गंगा से। चंबल की बात करें तो जनापाव हिल से निकलती है और इटावा के पास जाकर के यमुना से मिलती है। तो सोन के अलावा जितनी भी यहाँ नदी दी गई है वे सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं। अगला देखें, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और क्या विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी या नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो बांदा में आकर मिलती है, सोन गंगा की सहायक नदी है और कैन, अच्छा देखो पिछले वाले प्रश्न कैसे पूछ लिया गया है ना। तो इसमें सोन जो है वो 3 हटा दो, 3 हटा दो, 1 2 4 देखो ये रहा ऑप्शन, 1 2 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा परियोजना है, सही बात। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को चयनित किया गया है, बिल्कुल सही। अमृत मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचों का विकास है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन केवल महानगरों पर केंद्रित है, नहीं ये बात गलत है, केवल महानगरों पर नहीं। ये महानगर होते तो अपने गली गली में आते, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं, यानी कि इसमें छोटे छोटे सारे शहर जो हैं, जितने भी अर्बन इलाके हैं सब इसमें शामिल होते हैं। ये वाला सेंटेंस तो यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है, तो केवल 3, तो ऊपर के जो 3 है ना वह सही है। सौरमंडल के किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट, अच्छा ये तो अपन कल भी करे थे शायद, है ना, ये भी रिपीट से है। तो भाई बृहस्पति जो जुपिटर है उसके ऊपर तूफान की वजह से लाल रंग का एक बड़ा सा स्पॉट दिखाई देता है, उसे कहा जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। आए भाई देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कर लेंगे। एक तरफ खनिज दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं कि ये खनिज इस राज्य में देखने को मिलता है। तो थोरियम केरल में मिलता है, सही है। मोनाजाइट ओडिशा में है, ठीक है। क्रोमाइट कर्नाटक में, ठीक है। टंगस्टन राजस्थान में, नहीं टंगस्टन राजस्थान में नहीं है। जिंक कॉपर सिलिका होता है एक बारी तो मान भी लेते कि भाई जो खनिज है वो राजस्थान से है, यहाँ पर चांदी भी राजस्थान से हो जाएगा, लेकिन टंगस्टन जो है ये तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाले क्षेत्र वहां से मिलता है। तो ये वाली जोड़ी अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। तो केवल 3 इसमें जो है 1 2 3 ये सही है, तो केवल 3 युग्म सही है। आए अगला प्रश्न देखें, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट फ्यूजी, माउंट किलाउआ, ओजोल डेल सलाडो, माउंट वेसुवियस। तो विश्व के सबसे ऊंचे एक्टिव वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो यह एंडीज पर्वत पर पड़ता है, जो चिली और ब्राजील के, उसमें चिली और जो ब्राजील वाला क्षेत्र है, ब्राजील अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है, उनके बाउंड्री से टकराता है। कहां पर है? एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। तो सलाडो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखें और अंतिम प्रश्न देखें क्या है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 10 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। तो देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, तो 1 डिग्री घूमने के लिए हमें 4 मिनट की आवश्यकता होती है 1 डिग्री घूमने के लिए। तो 10 डिग्री घूमने के लिए हमें 40 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर लग रहा है कि 4 मिनट की जगह 40 मिनट इनको लिखना था, पर 4 मिनट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम याद रखेंगे कि 40 मिनट का ये समय लेगा। चले भाई, तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे हम जल्दी और देखेंगे एक और नया सेट। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगातार आप तक पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक तरीके से चीजों को सीख भी रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। और आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, वो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये हमसे पूछा है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हमसे साथियों पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो इसका सही जो सुमेलन है साथियों, वो अगर हम बात करते हैं तो वो सी आंसर इसका सही सुमेलन माना जाएगा। स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा साथियों इसको क्या किया गया था, इसको किया गया था अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो, ठीक है, जो है आविष्कृत किया गया था। दूसरी बात,
ये स्पिनिंग म्यूल यहां पर नहीं है, रिचर्ड आर्कराइट नहीं है, इनके द्वारा वाटर फ्रेम का ये क्या है, ये सब कताई मशीनें हैं। यानी कि ये जब हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं, है ना, जब हम वस्त्र की बात करते हैं, जब हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं, वस्त्र की बात करते हैं, तो उससे संबंधित कुछ कताई मशीनें होती हैं, है ना, वस्त्रों की कताई की जाती है ना, तो ये कताई मशीनों की बात हो रही है जो यूरोप के क्षेत्रों से मतलब विकसित हुई और धीरे धीरे इनका आविष्कार किया गया। तो सी आंसर इसका ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम किया था, स्पिनिंग म्यूल का आपको पता चल ही गया। तो ये कताई मशीनें हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है, सी आंसर ठीक होगा। वस्त्र उद्योगों के बहुमुखी विकास हेतु 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क के पहले बहुप्रतीक्षित पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर 2025 को अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहां पर किया था। देखो, एक योजना है पीएम मित्र, एक योजना है पीएम मित्र, है ना भाई, पीएम मित्र, ठीक है भाई, पीएम मित्र योजना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये भी वस्त्र से ही संबंधित है, ये वस्त्र के निर्माण से संबंधित योजना है पीएम मित्र योजना। इसका मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो है टेक्सटाइल रिसर्च एंड अप्रैल, ठीक है भाई। तो ये साथियों इसका मतलब आ जाता है। तो इसी तरीके से इसका जो पहला है साथियों वो मध्य प्रदेश में, ये पीएम मित्र योजना के साथ 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे जिनमें वस्त्र निर्माण से संबंधित चीजें होंगी। तो ये पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है, कई बार ऐसे सवाल आ जाए कि ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये संबंधित है साथियों किससे, ये संबंधित हो जाएगी वस्त्रों के निर्माण से, वस्त्रों के निर्माण से, जिसका 17 सितंबर 2025 को अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी बनेगा ये, अलग अलग ये 7 राज्यों में 7 पार्क बनेंगे जो बहुत विस्तृत होंगे, ठीक है भाई। अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है भाई। असत्य कथन की पहचान करनी है, ये बात तो ठीक है। इस वर्ष के लिए पुरस्कृतों की सूची में भारत का एक संगठन एजुकेटेड गर्ल्स भी शामिल है, यह बात भी ठीक है। एजुकेटेड गर्ल बेसिकली क्या है साथियों, एक एनजीओ है, ठीक है। ये क्या है, एक एनजीओ हमें देखने के लिए मिलता है, एक समाज सेवा संस्थाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें 2 अन्य पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के विलानुरोबा फ्लेवियानो एल और मालदीव की पर्यावरणवादी साहिना अली भी शामिल है, यह बात भी ठीक है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। एजुकेटेड गर्ल्स दूसरा भारतीय संगठन नहीं है, पहला भारतीय संगठन है, पहला भारतीय संगठन है, पहला भारतीय संगठन है जिसको यह पुरस्कार दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है साथियों आपको पता है कि यह पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता में दिया जाता है और पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी आंसर इसका क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक खेल से संबंधित टर्म का सही मिलान कीजिए। कॉलम ए दे रखा है टर्म, कॉलम 2 दे रखा है खेल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, जो पेनल्टी कॉर्नर है, अगर हम बात करते हैं तो समझना जो पेनल्टी कॉर्नर है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। ड्यूस की बात करेंगे टेनिस बैडमिंटन से संबंधित है। फ्री किक की बात करेंगे ये फुटबॉल से संबंधित है, और स्मैश की बात करेंगे ये भी बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ए आंसर जो है वो इसका ठीक होगा। यानी कि ये जो शब्द हैं ये खेलों में अलग अलग तरीके से इनको प्रयोग किया जाता है, तो उसी से संबंधित ये हमें देखने के लिए यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है भाई। अगला, एमिल दुर्खाइम के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण क्या माना जाएगा। एमिल दुर्खाइम एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या के कारणों पर किताब लिखी और उसमें जो कारण माना है आर्थिक गरीबी, देखिए आर्थिक गरीबी नहीं है ना, सामाजिक एकीकरण की कमी, व्यक्तिगत मानसिक रोग, धार्मिक विश्वास। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी कि इन्होंने माना है कि कोई भी व्यक्ति या तो मानसिक परेशानी है ना, या शारीरिक दुख की वजह से वो जो है सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता,
उसमें सामाजिक एकीकरण, समाज की उसमें दिक्कत है ना। बेसिकली आत्महत्या भी ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार की हत्या है, वो समाज के द्वारा हत्या की जाती है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि आप ने बहुत अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं और अगर आप उसमें विफल होते हैं तो समाज जो है आपको उन नजरों से, उस सम्मान से नहीं देखता, और इससे क्या हो रहा है, इससे व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी जाती है और कहीं ना कहीं वो जो है साथियों इस तरीके के कदम उठाता है। तो सामाजिक एकीकरण की कमी के कारण ही आत्महत्या का प्रमुख कारण है। यानी कि अगर हम बैलेंस करना सीखे समाज में तो उस तरीके की चीजें जो है सामान्यतः नहीं होंगी। ठीक है, अगला, पॉवर्टी ऑफ कल्चर थीसिस किस समाजशास्त्री से संबंधित मानी जाती है? तो ये ऑस्कर लुइस के द्वारा साथियों लिखी गई है। ठीक है, ऑस्कर लुइस के द्वारा लिखी गई है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑस्कर लुइस ने इसको लिखा है। ठीक है, अगला, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इससे संबंधित असत्य कथन कौन सा होगा? ये आपको बताना है ना। फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को करी थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा तो 6 अक्टूबर 2025 को करी गई थी, ये बात तो एकदम ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अलीनगर से जीत दर्ज करने वाली मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की विधायक यानी कि एमएलए चुनी गई है, ये भी बात एकदम ठीक है भाई। यानी कि गलत पूछा है तो न तो ए गलत है और ना ही बी गलत है। ठीक है, आपको पता है कि ये एक संगीत की दुनिया से संबंधित है और साथियों कम उम्र में ही विधायक बन गई, अलीनगर से इन्होंने जीत दर्ज करी। ठीक है भाई, और इन्होंने फिर वो जो है मतलब वो भी आपने सुना होगा कि एक स्टेटमेंट कि अलीनगर का नाम चेंज करेंगे, सीतानगर इसको करेंगे, तो इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, स्वच्छता पुरस्कार 2024-25 के तहत सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर गंगा जो है साथियों, अगर हम बात करेंगे गंगा की, तो यहां गंगा तथा यमुना का संगम होता है। गंगा तथा यमुना का संगम यहां पर होता है प्रयागराज में। गंगा तथा यमुना का यहां पर क्या होता है? तो गंगा तथा यमुना का यहां पर संगम हमें देखने के लिए मिलता है। और यहां पर कुंभ का आयोजन भी होता है, गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला। हरिद्वार में भी गंगा नदी के किनारे ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। गंगा नदी आपको पता है भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर जाकर ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है भाई, तो गंगा नगर ये साथियों इसको किया गया है। अगर प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी में बात करें, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक अगर गंगा नदी में ही हम बात करते हैं तो नेशनल वाटरवे 1 इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा निम्नलिखित में से किन कृषि क्षेत्रों को वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों के जो है रूप में मान्यता प्रदान की गई है? कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा, इसको भी मान्यता दी गई है। ठीक है, कुट्टनाड वेटलैंड खेती प्रणाली केरल, ये भी ठीक है ना। केरल का कुट्टनाड जो है वो सबसे निचला स्थान माना जाता है भारत का। ठीक है भाई, है ना, ये भारत का सबसे निचला स्थान माना जाता है। भारत का सबसे निचला स्थान इसको माना जाता है। निचला स्थान इसको माना जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे निचला स्थान जो है साथियों, विश्व का सबसे निचला स्थान कौन सा होता है? तो वो है हमारा कौन सा? तो विश्व का सबसे निचला स्थान होता है मृत सागर झील, है ना भाई, जिसमें कोई डूबता नहीं है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना भाई। तो ये ध्यान रखना। कश्मीर की केसर विरासत एकदम ठीक है, तो ये तीनों ही इसके सही होंगे। कश्मीर जो घाटी है साथियों, वहां पर केसर उगाया जाता है। और कौन सा केसर उगाया जाता है? जाफरान केसर। कौन सा? जाफरान केसर उगाया जाता है। जाफरान केसर उगाया जाता है। ठीक है भाई, अगर हम इस कश्मीर घाटी की बात करते हैं, तो करेवा मृदा जो है वो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। करेवा मृदा जो है वो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, नमस्ते दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों हमें सही देखने के लिए मिल जाता है? तो आपको बताना है। अगर हम बात करेंगे, नमस्ते दिवस 16 जुलाई 2025 को अपनाया गया।
एकदम ठीक है। इस दिवस का संबंध यांत्रिकृत स्वच्छता प्रणाली हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना से माना जाता है, ठीक है। इसका लक्ष्य सीवर टैंक एवं पाइपलाइनों की सफाई में लगे स्वच्छ कारों के जीवन की रक्षा करने से संबंधित है, ये भी ठीक है। कचरा बीनने वाले इस योजना में शामिल नहीं है, ये गलत हो गया भाई, ठीक है। ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ये आंसर इसका ठीक होगा, इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो नमस्ते दिवस उन्हीं के लिए साथियों ये शुरू किया गया। इसका मतलब थीम वही है कि सुबह सुबह जो सबसे पहले व्यक्ति हमें सड़कों पे दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वो सुबह की नमस्ते सबसे पहले जो है साफ सफाई करने वालों के साथ में ही होती है, तो उससे इसको लिया गया है, ठीक है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल रूप से 4 मई 2025 को किया गया था, एकदम ठीक बात है। यह बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहुविषयक खेल आयोजन है, यानी कि बिहार ने अब तक का सबसे बड़ा बहुविषयक खेल जो है ये 7वां यूथ गेम्स ही था। 27 पदक खेलों का आयोजन केवल 5 शहरों में किया गया था, गलत हो गया, ये ही आंसर ठीक होगा। 2025 के इन खेलों में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा के को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स के एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शन किया गया, ठीक है भाई। इसका जो थीम सॉन्ग था साथियों, है ना, वो था खेलेंगे तो खेलेंगे, खेलेंगे तो खेलेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, खेलेंगे तो खेलेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे। ये इसका क्या था? ये इसका साथियों यहां पर जीतेंगे तो जीतेंगे, ये इसका क्या है? तो ये इसका यहां पर देखने के लिए मिलता है हमें मतलब थीम सॉन्ग, ठीक है। आईसीसी की तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता साथियों दक्षिण अफ्रीका बना है ना। कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका उसका विजेता हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया गया है? मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है, मेरठ उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। यानी कि ये घोड़ों से संबंधित उनकी बीमारियां, उनकी दवाई, उनका रखरखाव, उनको बचाना, उनका संरक्षण, ये सभी इसमें शामिल है, मेरठ में किया गया है। ये मेरठ जो है साथियों ये यहां पर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बन रही है, क्योंकि ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये खेल के सामान यहां मिलते हैं, खेल के सामान के लिए ये प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए ये प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सितंबर 2025 में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कलाकार अभिनेता मोहनलाल हैं, है ना। 2023 सितंबर 2025 में प्रदान किया गया, तो वो साथियों ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये है ना भाई, फिल्म की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। फिल्म की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। 1969 को इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है। 1969 को इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। 1969 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है कि सदस्यता ग्रहण करने वाला सबसे नया देश स्वीडन बना है, ठीक है भाई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसका सबसे नवीनतम देश कौन बना है? तो वो साथियों हमें देखने के लिए मिलता है स्वीडन। क्लियर। अप्रैल 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता ने शपथ ली है, ठीक है भाई। अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो ये एक केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक जो है साथियों, केंद्रीय बैंक ये हमें देखने के लिए मिलता है। 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरित किया गया था, है ना, मुंबई स्थानांतरित किया गया था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है भाई। क्लियर। हाल ही में सुर्खियों में रही प्राचीन
शारदा लिपि का संबंध किससे है? तो वो शारदा लिपि जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश किस राज्य क्षेत्र से है? तो कश्मीर इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, है ना। वैसे ये हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों की है। ब्राह्मी लिपि से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती है। ठीक है भाई, और ब्राह्मी लिपि आपको पता है सबसे प्राचीन लिपि जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई लिपि मानी जाती है। इसको अगर आप ध्यान रखो तो। अगला, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक पर्यटन आगमन की संख्या के अनुसार क्रम हमसे पूछा है क्या होगा? तो अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ए आंसर इसका ठीक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, ए आंसर जो है साथियों इसका ठीक देखने के लिए मिलेगा। सबसे अधिक अमेरिका, फिर बांग्लादेश, फिर ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई के अनुसार भारत की रैंकिंग कौन सी है? 77th रैंक इंडिया के हमें देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब यही है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, ये उससे मतलब उसको ध्यान में रखकर ये बनाई जाती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 77। बच्चों को फिर से शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से नई दिशा नामक पहल किसके द्वारा शुरू करी गई है? दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू करी गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा साथियों इस पहल को शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है? और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है। भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है। भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य बोरा अभयारण्य को ही माना जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? सर्वाधिक बाघ यहां पर है ना भाई, सर्वाधिक बाघ हैं। सर्वाधिक नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शहर, नदी। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है, बिल्कुल। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, गलत हो गया। पेरिस सीन नदी के किनारे है, यही ठीक है। बर्लिन एल्वे नदी के किनारे भी नहीं है। केवल 3 इसका सही आंसर होगा। केवल 3 इसका सही आंसर यहां पर हो जाता है। तो ये आपके आज के एक सवाल थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।